Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Democratic Rights. क्लास 9th का एसएसटी का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है डेमोक्रेटिक राइट्स। सिविक्स वाले पोर्शन को रिलेट करता है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि ये आखिर डेमोक्रेटिक राइट्स हैं क्या। देखिए, इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है, अब एक समरी जान लेते हैं छोटी सी कि डेमोक्रेटिक राइट्स। देखिए, हम सबको पता है कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू वोट। यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं ना, हम अपना नेता वोट डालकर चुनते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और ये चेन आगे कंटिन्यू होती रहती है। तो हम क्या करेंगे, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए 3 पिलर्स की ज़रूरत होती है। पिलर्स का मतलब क्या हो गया, एक स्टैंड बाई पोर्शन। पहले होते हैं इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग वोट करते हैं, एक लीडर चुनते हैं जो कि हमारी कंट्री में सर्व करता है और कंट्री को आगे रन करता है। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस अब स्कूल और कॉलेजेस नहीं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इलेक्शन रन कराती है। अब जुडिशरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके अलावा आप लोगों ने लेजिस्लेटिव बॉडीज पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव बॉडीज पढ़ा होगा, आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 2 हो गए, और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, उनको बोलते हैं राइट्स। ठीक है, तो राइट्स कौन से होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को ही हम डेमोक्रेटिक राइट्स बोलते हैं। तो उसके बारे में ये चैप्टर है। इलेक्शन इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इलेक्शंस एंड इंस्टीट्यूशंस नीड्स टू बी कंबाइंड विद अ थर्ड एलिमेंट, एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स टू मेक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहने का मतलब है, अगर इलेक्शन और उनको जो कराते हैं इंस्टीट्यूशंस, इन दोनों के साथ अगर डेमोक्रेटिक राइट्स भी जुड़ जाएं तो वो सबसे बेटर होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। आगे अगर मैं बात करूं, जरा अज्यूम करिए कि अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक ना होती और एक डिक्टेटरशिप वाली कंट्री होती, तो क्या हम सरवाइव कर पाते। हम कैसे सरवाइव करते, देखिए आप लोग इमेजेस में देख रहे होंगे, एक आदिवासी दलित संगठन है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट की हिंदी होती है कि विद्रोह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। किसी को पानी की प्रॉब्लम होगी, किसी को लैंड नहीं मिल रही होगी, ज़मीन, कोई जो है उसको खाना नहीं मिल रहा होगा, कहीं पे फसल बर्बाद हो गई होगी और उसका पैसा नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। इंश्योर जुडिशियल इंक्वायरी ऑफ इनोसेंट किलिंग, कभी किसी ने किसी को मार दिया होगा, एटलीस्ट इन द सेंस कि एक किसी ट्राइब पे किसी ने अटैक कर दिया हो, तो उसकी कंप्लेन वो लोग कहाँ करेंगे, पुलिस स्टेशन है नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, डिक्टेटरशिप है, आर्मी है नहीं कोई और है नहीं, तो वो लोग क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। तो अगर हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती तो जो इमेजेस में आप लोग चेक कर पा रहे हैं, हमारा कुछ नज़ारा ऐसा होता। आगे बात करें, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, देखिए, राइट आर क्लेम्स ऑफ अ पर्सन एवरी अदर फेलो दैट इज बीइंग फॉर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन को मैं यहाँ पे अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये क्या कह रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे ज़रूरी है, उसको बोलने का अधिकार है। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वो अपनी बात को किसी के भी सामने रख सकता है। उसको पढ़ने का अधिकार है, अगर उसके पास पैसा नहीं है फिर भी वो पढ़ाई कर सकता है। पढ़ने का इक्वलिटी अधिकार है, ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो पढ़ सकता है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो पढ़ेगा नहीं। राइट टू रिलीजन, हमारा जो धर्म है, हर एक का एक धर्म होता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कि नहीं तुमको क्या करना है, तुमको अगर तुम हिंदू हो और तुमको मुस्लिम बन के रहना है, जी नहीं। हमारे पास राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे गए हैं कि हम क्या करेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में रहेंगे, हम लोग मंदिर में पूजा करेंगे। अगर हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को फॉलो करेंगे, हम मस्जिद में पूजा करेंगे। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स पीपुल, हम लोगों को इंश्योर करने के लिए दिए गए हैं कि हाँ, हर चीज़ में हमें इक्वलनेस, इक्वलिटी प्रोवाइड हो, किसी के साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के, तो एडवांटेजेस बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, डेमोक्रेटिक राइट्स का पहला प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, पहला एडवांटेज क्या है, वो एडवांटेज ये है कि
सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे हम वोट डालते हैं, एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और वो लीडर हमारे अच्छे के लिए काम करता है, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज हो गया। अगर डिक्टेटरशिप की बात करूँ, मैं कंपैरिजन करूँ, तो वहाँ पे हम वोटिंग नहीं डाल सकते। राजा के मन में जो आ रहा है, राजा वहाँ पे डेस्पोटिक होता है। डेस्पोटिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? डेस्पोटिक का मीनिंग होता है तानाशाह, वो किसी की बात नहीं सुनता। उसने बोला कि आज प्रजा को, पूरे मेरे राज्य को क्या कर दिया जाए, एक दिन खाना नहीं दिया जाएगा, तो आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो लीडर आप चुन रहे हैं डेमोक्रेसी में, उसको ये डर रहेगा कि 5 साल बाद इलेक्शंस होने हैं, और अगर आज मैं एक दिन का खाना बंद कर दूंगा पूरी कंट्री में, तो हो सकता है मेरी गवर्नमेंट गिर जाए। समझ रहे हैं आप? तो डेमोक्रेसी का पहला फायदा है कि हम लोग वोट करते हैं। सेकंड क्या है, जब एक लीडर चुन के जाता है ना, तो उसके पास एक स्मार्ट टीम होती है। आपके घर में स्मार्ट टीवी होती है, तो स्मार्ट टीवी की बात नहीं कर रहा, स्मार्ट टीम। उसको डिफरेंट उसके कौन होते हैं, उसको मेंटोर होते हैं, उसको गाइड करने वाले लोग होते हैं, डिफरेंट उसके एडवाइज़र होते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, डिफेंस मिनिस्टर आप लोगों ने सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर सुना होगा, आप लोगों ने रेलवे मिनिस्टर सुने होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। तो ये ना एक लीडर को गाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इतना फ़ायदा होगा। पब्लिक की ये डिमांड है कि बिहार में पानी नहीं मिल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि बिहार में कुछ लोगों को पानी प्रोवाइड कराया जाएगा। या कहीं पे कहीं बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट सोचती है कि हमको ये करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सेकंड एडवांटेज ये है कि लोगों के पास एक स्मार्ट आइडियाज़ की टीम होती है। जो पावर में जो रूलर्स होते हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके पास एक स्मार्ट आइडियाज़ की टीम होती है जो उन्हें टाइम टू टाइम चीज़ों से अवेयर करती है। थर्ड होता है डेमोक्रेटिक मेक्स एवरीवन हैप्पी। अब डेमोक्रेसी में क्या है, हर एक की बात को सुना जा सकता है। अगर आज किसी को प्राइम मिनिस्टर से बात करनी हो, तो वो ईमेल के थ्रू, मेल के थ्रू, बहुत से प्रोग्राम्स चलते हैं, मन की बात आप लोगों ने अक्सर टीवीज़ पे, यूट्यूब्स पे देखे होंगे, तो हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन राजा से मिलने के लिए हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती थी डिक्टेटरशिप के टाइम में, राज दरबारी की अपॉइंटमेंट, उसके बाद बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे उनके, उसकी अपॉइंटमेंट, तब जाके हम राजा तक पहुंच पाते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब अगर डेमोक्रेटिक की मैं बात करूं, डेमोक्रेसी कंट्री की, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि अगर कोई लीडर चुन गया, और सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि लोग अपने सोसाइटीज़ को फॉलो या फेवर करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज मैं अगर किसी कास्टिज्म से बिलोंग करता हूँ, और अगर मैं कोई लीडर हो गया, मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मैं किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे पहुँच गया, तो मैं क्या करना शुरू कर दूँगा, मैं अपनी सोसाइटी वाले लोगों को क्या करूँगा, फेवर करना शुरू कर दूँगा। कैसे? अगर सपोज मैं किसी कंपनी का HR हो, HR स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉई को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं। क्या होगा वहाँ, अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे रिलेशन का अगर इंटरव्यू देने के लिए आया, तो मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, नॉर्मली मैं उसका नाम पूछूंगा और मैं उसको बता दूंगा आपका ये काम है, क्योंकि वो मेरी फैमिली का है, या वो मेरा फ्रेंड है, या वो मेरे रिलेशन में। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर अगर मुझसे जॉब मांगने के लिए आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करूँगा, व्हाट्स योर नेम, योर क्वालिफिकेशन, उसको 3-4 क्वेश्चन और पूछूंगा उससे, जिससे क्या होगा कि हो सकता है वो 2 से 3 आंसर्स ना दे पाए और मैं उसको कंपनी से आउट करूँ। ऐसा ही डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिक्स की बात करूँ मैं, तो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपनी सोसाइटी के लोगों को क्या करना शुरू कर देते हैं, फेवर करना शुरू कर देते हैं। ये क्या करता है, सोसाइटी में एक जो सोसाइटी होती है उसको तो फ़ायदा करता है, एक कॉमन फैक्टर को तो फ़ायदा करता है, लेकिन बाकी जो लोग होते हैं, सपोज अगर मैं हिंदू लीडर हूँ तो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा हूँ, अब मुस्लिम कहाँ जाएंगे, रह तो इंडिया में रहे डेमोक्रेटिक कंट्री में, या फिर जो क्रिश्चियंस हैं वो कहाँ जाएंगे, या फिर जो सिख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर मैं कोई सिख हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं देश का आज PM बन जाता हूँ, तो मैं सिख कम्युनिटी को फेवर कर रहा हूँ, तो हिंदू कहाँ जाएंगे, मुस्लिम कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियंस कहाँ जाएंगे। तो हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म होना बहुत ज़रूरी है, और डेमोक्रेटिक राइट्स में लिखा भी है सेक्युलरिज्म है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस या कुछ लोगों की वजह से ये डिसएडवांटेजेस में काउंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बात किस किस की आप लोगों से कर ली, मैंने आपको डेमोक्रेटिक समझा दिया कि डेमोक्रेटिक राइट्स होते क्या हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स के आपको एडवांटेजेस समझाए और डिसएडवांटेजेस समझाए। अब डेमोक्रेटिक राइट्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो वो पढ़ते हैं आगे कि डेमोक्रेटिक राइट्स के कितने टाइप्स होते हैं। इनको हम फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। देखिए,
अब टाइप्स पढ़ते हैं तो डेमोक्रेटिक राइट्स के कुछ टाइप्स हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इतने सारे हमारे 6 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं या 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आते हैं और आप क्लास 10 तक इसको पढ़ेंगे। आगे इनमें एक्सपेंडिचर होता जाएगा, यानी कि अभी आप ब्रीफली पढ़ते हैं फिर आप डिटेल में इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आइए फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी। अगर आप ये डेटा पढ़ेंगे तो राइट टू इक्वलिटी का क्या मतलब होता है कि इक्वलिटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि सब लोगों को समान तरीके से ट्रीट करना। अगर कोई प्रेसिडेंट है इंडिया का या प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है, उसको लोगों को समान तरीके से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। जैसे अगर वो कहीं विजिट कर रहे हैं, सपोज बिहार में विजिट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में विजिट कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश में विजिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अगर कोई पैसे वाला लोग है तो वो उसको सपोर्ट करें, कोई गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है उसको मना कर दें कि नहीं तुम्हारा ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट राइट यही है कि राइट टू इक्वलिटी, सब लोगों को समान अधिकार है, यानी कि क्या कर सकते हैं, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि अगर कोई स्कीम पास हो रही है तो वो स्कीम हर एक में इक्वली डिवाइड होगी। अगर किसी को स्कूल में एडमिशन लेना है तो इक्वली उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है बेसिकली तो उसको एडमिशन नहीं देंगे, उसके पास पैसा नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो पढ़ेगा नहीं। जी नहीं, स्कूल्स में यूनिफॉर्म इसीलिए दी जाती हैं जिससे कभी भी कोई अमीर और गरीब ना लगे, सब में एक यूनिफॉर्मिटी डिवाइडेंट रहे या यूनिफॉर्मिटी लगे। आगे राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम का है कि हमें स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है इंडिया में, या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं राइट टू फ्रीडम को फॉलो करती हैं, उनको कंट्री में इंडिपेंडेंटली रहने का अधिकार है। कैसा होता है इंडिपेंडेंटली, आगे पढ़ते हैं। फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट इन practical life. It means absence of interference in our affairs by other individuals or the government. अब ऐसा नहीं है कि आज हम अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, आज हम अपने घर में रह लिए, कल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया कि हमें ये घर खाली करना है, हम कहीं और जाके रहें, ठीक है, हमने आज ये घर खाली कर दिया, हम कहीं और रहने लगे। दूसरे दिन 2 दिन बाद फिर हमें कोई आके क्या कह रहा है कि नहीं आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ से निकलो, आप कहीं और रहोगे। जी नहीं, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत या राइट टू फ्रीडम के अंडर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इंडिया में या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें राइट टू फ्रीडम एक राइट है। हमें पूरे देश में कहीं पे भी रहने का अधिकार है, हमें कोई गवर्नमेंट कोई इंडिविजुअल्स वहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है, हमारे पास उसके लीगल पेपर्स होते हैं जो भी कोर्ट से या कस्टम ड्यूटीज से वेरीफाइड होते हैं, SDM DM के सिग्नेचर्स होते हैं। तो राइट टू फ्रीडम में कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तुम्हारा रिलीजन छीन लेंगे या फिर हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे या तुम इस जगह नहीं आ सकते। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट इन द कंट्री, बट इट शुड बी इन द लिमिट। आगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशनल और ये राइट है एक। ये राइट क्या है इसको हम समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इवेंट्स एंड डिक्लेयर्स दिस इलीगल। कहने का क्या मतलब है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग होता है शोषण करना। क्या होता है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो मैनी ऑफ द स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिफरेंट शॉप्स होती हैं। प्राइवेट शॉप जैसे मोबाइल की शॉप है या फिर पेट्रोल पंप्स हैं या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, ये एक्सप्लॉइट किया करते हैं हम लोगों को। हम लोगों का मतलब है एक्सप्लॉइट किया जाता है ह्यूमन बींग्स को। कैसे किया जाता है कि उनसे 12 घंटे का या 14 घंटे का काम लिया जाता है, उनको सैलरीज दी जाती है 4000 रुपीज़, 5000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, यानी कि जो लेबर है ना, यानी कि काम करने के आवर्स इतने हैं 14 आवर्स 12 आवर्स, और वेजेस जो मिलते हैं, वेजेस का मतलब हो गया उनकी सैलरी, वो इतनी होती है ना के बराबर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है, हमारी काम का हमें पैसा नहीं दे रहा है या जितना काम हम कर रहे हैं उतना हमें पे नहीं कर रहा है, तो हमारे पास एक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसको हम बोल सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपने मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज में वर्कर्स को देखा होगा कि वो 15 आवर्स काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं, और जब सैलरी देने की बात आती है तो उनका 45 डेज या फिर 90 डेज का
इनका टाइम पीरियड के बाद, इतने टाइम पीरियड के बाद सैलरी आती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसमें से भी अमाउंट डिडक्ट होकर आता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन के कुछ टाइप्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गांव में बड़े ज़मींदार होते हैं, तो वो लैंडलेस फार्मर्स को अपने यहाँ पे खेती कराते हैं, यानी कि अपने खेत पर काम करने की परमिशन देते हैं, और पैसा नहीं देते हैं, वो उनको खाना खिला देते हैं या उनके बच्चों को पुराने फटे हुए कपड़े दे देते हैं अपने घर से। तो ये एक तरीके से क्या है, एक एक्सप्लॉयटेशन में ट्रीटमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हमें, ये हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें क्या करना है, हमें एक पूरा अधिकार है किस चीज़ का, हमें अधिकार है अपने रिलीजन के साथ रहने का। अगर हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे या सिख होंगे या ईसाई होंगे या किसी भी एक ट्राइब से, कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन हमारा कोई ना कोई रिलीजन ज़रूर है। अब राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज वेल। कहने का मतलब है जिस भी धर्म के हमें फ्रीडम दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, कि हम उस रिलीजन के साथ रह सकते हैं। अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू ही रहूँगा, मैं मंदिर में पूजा करूँगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम ही रहूँगा, मस्जिद में पूजा करूँगा। सेम गोज़ विद क्रिश्चियन, सेम गोज़ विद ईसाई। बेसिकली जो सिख लोग होते हैं आगे उन गुरुद्वारे में पूजा करते हैं, आप लोगों को पता है। क्रिश्चियंस जो होते हैं वो चर्च में पूजा करते हैं। तो इस कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, उनमें कोई भी गवर्नमेंट किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप हिंदू हो, आप अपना धर्म जो है वो रिलीजन है उसको चेंज करके आप क्रिश्चियन बन जाओ, आप क्रिश्चियन हो तो आप सिख बन जाओ, आप सिख हो तो आप मुस्लिम बन जाओ। नहीं, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमें जिस जगह हम रिलीजन में, जिस रिलीजन की हमें वहाँ हम पूजा कर सकते हैं, जो रिलीजन हमारा है उसी में रहते हैं, रह सकते हैं, ये हमारा राइट है। आगे बात करते हैं। ये हमारा लास्ट राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सॉरी, ये हमारा सेकंड लास्ट राइट है, दैट इज फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल का मतलब हो गया सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का क्या मतलब हो गया, सांस्कृतिक को हम बोल सकते हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज़ आप लोगों ने देखी हैं डिफरेंट, कि होली है या फिर दिवाली है, इन पर डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर जो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जो बर्थडे होता है, या फिर मैं बोलूँ कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब है, बाबा साहिब, उनका एक बरसी मनाई जा रही है, या फिर मैं आपको बोलूँ कि मुहर्रम है या फिर ईद है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे यहाँ फेस्टिव्स, नॉर्मल फेस्टिव्स हैं, इनको मनाया जाता है फेस्टिवल्स को। तो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स में क्या है कि हर एक को इक्वली पढ़ने का अधिकार है, अपने धर्म के बारे में पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबको एजुकेशन लेने का अधिकार है। स्कूल में प्राइमरी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई भी स्कूल ये नहीं कह सकता कि नहीं ये बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इक्वली ट्रीटमेंट है। अगर आपके पास पैसा है, आप पढ़े लिखे हैं, आप किसी भी मॉल में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है आप पढ़े लिखे नहीं हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है तो आप किसी मॉल में जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। जी नहीं, वहाँ पे भी आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के थ्रू क्या है, आपको एंट्री दी जाएगी और आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, जिस पर्पज़ से भी आप गए, आप वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल राइट्स में आप लास्ट तक जब भी आपका पढ़ने का मन हो, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान गरीब है तो वो सिर्फ 10th तक पढ़ेगा, 11th में एडमिशन नहीं ले सकता, या फिर वो जो है ग्रेजुएशन कर लेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता, PhD नहीं कर सकता। जी नहीं, कल्चर एंड एजुकेशन राइट के थ्रू आपका जब तक पढ़ने का मन है, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट है, आप जब तक पढ़ना चाहें आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पढ़ सकते हैं। आगे बात करें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक राइट है। इसमें क्या होता है, हमारे साथ अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम्स आते हैं। सपोज़ हमारा घर है, हमारे घर पे किसी ने चोरी कर ली, तो हम उसकी जो कंप्लेन है किससे करेंगे, ऑब्वियसली हम पुलिस स्टेशन में जाके करेंगे। हम पर किसी ने केस कर दिया, केस इन द सेंस कि हमारी किसी से झगड़ा हुआ, उसने एक FIR कर दिया और हम पर केस हो गया, उस केस को हम कहाँ लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे, कहीं ना कहीं तो हम लड़ेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब होता है कि हमसे या हमारे पास अगर कोई हमारा अहित होता है, यानी कि कोई भी हमारा कुछ बुरा करता है, तो उसका अगर हमें कहीं कंप्लेन करना है, एक हमारे पास राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़
सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, पुलिस स्टेशन हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, वो आपकी कंप्लेन लिखेगा, आपकी कंप्लेन पे सुनवाई करेगा और एज सून एज पॉसिबल डिसीजन देगा, या तो आपके फेवर में देगा या आपके अगेंस्ट देगा, दैट डजंट मैटर, बट he or she will have to the right, you have the right to take out the decision whatever you want. तो ये इस पूरे चैप्टर्स में था। ये चैप्टर किसके बारे में था कि डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं। तो 6 टाइप के हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स थे। डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते थे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।